जब नेहरू पर अटैक किया जाता है तो ये समझने की बात है कि वो अटैक एक इंडिविजुअल पर नहीं होता, लेकिन वो अटैक इस पूरी संकल्पना पर, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर, इस पूरे आइडिया पर होता है। कश्मीर के सवाल पर जो भी फैसले थे वो केवल नेहरू के फैसले नहीं थे। सरदार पटेल और नेहरू के बीच के मतभेदों को न कभी पटेल ने छुपाया, न कभी नेहरू ने छुपाया। आपकी किताब का पहला चैप्टर जो है भारत की संकल्पना, इस भारत की संकल्पना पर आज काफी सवाल उठाए जाते हैं, वर्षों से उठाए गए हैं। क्या थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो भारत की संकल्पना, और इतने वर्षों बाद, आजादी के बाद, क्या वो संकल्पना आज भी देश में बरकरार है? हम नेहरू जी की भारत संकल्पना को इस तरह समझें कि केवल नेहरू नहीं बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के जो सारे नेता थे जिनके परस्पर मतभेद थे, इवन कांग्रेस के बाहर भी जो थे, मिसाल के तौर पर, और जो कांग्रेस के आलोचक थे, जैसे एक भगत सिंह एक तरफ, अंबेडकर दूसरी तरफ, इन सबके मन में भारत की एक साझी संकल्पना थी। और वो संकल्पना थी एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, टॉलरेंट एंड जस्ट सोसाइटी, न्याय पर आधारित समाज। दूसरी ओर कुछ ऐसे आलोचक थे इस संकल्पना के जिनमें आप एक तरफ हिंदू राष्ट्रवादियों को रख सकते हैं, दूसरी तरफ जिन्ना जैसे पाकिस्तानवादियों को रख सकते हैं, जिन्हें इस संकल्पना के डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव कंटेंट से ऐतराज था। उनकी हम बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। जहां तक इस संकल्पना का सवाल है, और इसलिए मैंने इसको कहा कि ये इस मायने में नेहरूवियन आइडिया कहलाता है, और सही कहलाता है क्योंकि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का अवसर जवाहरलाल नेहरू को मिला। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया नहीं था। बिल्कुल। मैं सारे मतभेदों और आलोचनाओं के बावजूद उस आइडिया ऑफ इंडिया में गांधी जी से लेकर के भगत सिंह तक की सेंसिबिलिटी, उनके सेंटीमेंट्स शामिल थे। ये बात इससे भी जाहिर होती है कि अगर आप याद करें कि सन 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपना सोशियो इकोनॉमिक रिजोल्यूशन, पॉलिसी रिजोल्यूशन पास किया, उस रिजोल्यूशन के साथ जो एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज जुड़ी हुई है जो आपके सवाल का जवाब देती है, वो ये कि वो रिजोल्यूशन नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। उस रिजोल्यूशन को अधिवेशन में मूव गांधी जी ने किया था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि मतभेद थे। जब नेहरू पर अटैक किया जाता है तो ये समझने की बात है कि वो अटैक एक इंडिविजुअल पर नहीं होता। वो अटैक अगर एक इंडिविजुअल पर हो तो शायद उतनी चिंता की बात ना होती, लेकिन वो अटैक इस पूरी संकल्पना पर, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर, इस पूरे आइडिया पर होता है। आज की तारीख में एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी, एक हिंदुत्व संकल्पना, जहां एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में काफी बड़ा एक किरदार निभा रही है आज की देश की राजनीति में। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लेखों में हिंदुत्व के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में काफी कुछ लिखा है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की जो एक जवाहरलाल नेहरू की संकल्पना थी, उनके विरोधियों को कौन सी बात उनकी इस हिंदुइज्म की संकल्पना से खलती थी? किस बात का वो ईश्वर, विरोध करते फिर हैं? से एक बात कहूं, हम लोग एक गंभीर पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है जी। कि हिंदुइज्म एक चीज है और पॉलिटिकल हिंदुत्व दूसरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसी तरह जैसे सिखिज्म एक चीज है और सिख रेडिकलिज्म दूसरी चीज है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे क्रिश्चियनिटी एक चीज है और अमेरिका के बाइबल बेल्ट में जिस तरह का क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म चलता है वो बिल्कुल दूसरी चीज है। नेहरू का बहुत गहरा अध्ययन था, बहुत गहरी दिलचस्पी थी हिंदू ट्रेडिशन में। हम्म। वो हिंदुत्व के खिलाफ थे, पॉलिटिकल हिंदुत्व के। और केवल पॉलिटिकल हिंदुत्व के नहीं, नेहरू कम्युनलिज्म के, जो फ्रेज था उस समय, कम्युनलिज्म, कम्युनल पॉलिटिक्स, उसके हर संस्करण के खिलाफ थे, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी। और वो इस मामले में बहुत क्लियर थे, इस बात को उन्होंने बारंबार लिखा है कि पॉलिटिक्स मस्ट बी रन इन अकॉर्डेंस विद पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, नॉट इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस सेंटिमेंट्स।
बिल्कुल। प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप चलें, रैशनल ढंग से चलें, आपके धर्म को, आपकी परंपराओं को, आपकी आस्थाओं को स्टेट पूरा स्पेस देगा। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो इस आधार पर नहीं हो सकती कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई। तो ये फर्क आप ध्यान रखिए। नेहरू या कोई भी सेंसिबल व्यक्ति और हमारे फ्रीडम मूवमेंट का कोई भी नेता किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, वो धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति के खिलाफ था। इस संकल्पना के खिलाफ एक काफी हद तक जनता में एक शक का बीज बोने में आज की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन काफी हद तक सक्सेसफुल रही है कि शायद वो जो उनकी संकल्पना थी भारत देश की या पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिक्स की, क्या आपको लगता है कि नेहरू जी के लेखों के हिसाब से एक ऐसी मेजॉरिटेरियन कंट्री की जब हम बात करते हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स नेहरू जी के हिसाब से हो सकते थे? नेहरू ने इस बात को नोट किया है कि जो माइनॉरिटी का कम्युनलिज्म होता है वो तो साफ साफ दिख जाता है। बिल्कुल। और उसकी लैंग्वेज जो है वो बाय डेफिनेशन सेपरेटिज्म की हो जाती है। लेकिन जो मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म है वो दिखता नहीं है, थोड़ी मुश्किल से दिखता है, क्योंकि उसको नेशनलिज्म का चोगा हासिल होता है। देखिए, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने किया वो अपनी जगह उनका काम है, क्योंकि उनका अपना एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, उनका एक अपना विजन है। ये कह सकते हैं कि उनका एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया के एकदम खिलाफ है, और वो उसको लागू करने की, उसको पॉपुलर करने की कोशिश पिछले लगभग 100 साल से करते रहे हैं। उन्हें अब कामयाबी मिली है पिछले 15-20 साल में। मेरा सवाल ये है कि जो नेहरू की विरासत के दावेदार बनते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के प्रति उनका क्या रवैया रहा? नेहरू कम्युनलिज्म के खिलाफ हमेशा नेशनलिज्म को लगाते थे। वो कहते थे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज तो हालत यह है कि आपने नेशनलिज्म का सारा डिस्कोर्स जैसे थाली में रख करके बीजेपी के हवाले कर दिया है। आप नेशनलिज्म की बात करने से कतराने लगे हैं। मैं ब्रॉडली स्पीकिंग लेफ्ट लिबरल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ। The whole idea, the whole discourse of national interest, nationalism was virtually abandoned by Congress and other democratic forces. कि असली जो इशू है, असली जो लड़ाई है, वो दो आइडियाज ऑफ इंडिया के बीच में। एंड irrespective of your like or dislike for Congress, उस आइडिया ऑफ इंडिया के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइडर सिग्निफिकेंस का सवाल ये है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक काफी तंज कसा जाता है कि इस पूरे मुद्दे के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंस बड़ा कीन था। कश्मीर के प्रति नेहरू का केवल कोई सेंटिमेंटल लगाव नहीं था। आप याद कीजिए कि टोटल कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी आप शामिल कर लें, पूरे कश्मीर को अगर आप ध्यान में रखें ईश्वर, तो उसकी बाउंड्री सोवियत, यानी आज सोवियत संघ नहीं कहना चाहिए, उस समय के सोवियत संघ से, अफगानिस्तान से और चीन से मिलती थी। स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इट इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट, और नेहरू उसे एक होस्टाइल स्टेट के हवाले नहीं होने दे सकते थे। नंबर 1, नेहरू वॉज इंसिस्टेंट ऑन हैविंग कश्मीर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, नेहरू मनमानी कर रहे थे कश्मीर के सवाल पर। नेहरू की कैबिनेट के किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? बिल्कुल। और नेहरू की कैबिनेट में ऐ किस्म के लोग नहीं थे जी। नेहरू की कैबिनेट में सरदार पटेल थे, नेहरू की कैबिनेट में अंबेडकर थे, सरदार बलदेव सिंह थे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, क्योंकि वो एक नेशनल गवर्नमेंट थी, मिली जुली सरकार थी। श्यामा प्रसाद जी ने कश्मीर के सवाल पर इस्तीफा नहीं दिया, अंबेडकर ने कश्मीर के सवाल पर इस्तीफा नहीं दिया। धारा 370, आप इतिहास देखें अगर, तो संविधान में उसको शामिल करवाने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। स्पेशल प्रोविजन वगैरह की जो बात थी, कश्मीर के सवाल को यूएनओ में ले जाया जाए, नहीं ले जाया जाए, ले जाया जाए तो किन शर्तों के साथ ले जाया जाए, जो भी फैसले किए गए, अच्छे या बुरे, एक बात अच्छी तरह हम समझ लें, कश्मीर के सवाल पर जो भी फैसले थे वो केवल नेहरू के फैसले नहीं थे। सरदार पटेल के लेखों को अगर आप पढ़ें और नेहरू के लिए उनके लेखों को पढ़ें, तो ये समझ में आता है कि मतभेद तो थे, जिसका कन्फेशन उन्होंने भी किया है कि मतभेद तो हमारे बीच थे, लेकिन उतना ही सम्मान भी था एक दूसरे के लिए। जो
पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आज सरदार पटेल की लेगेसी को अपहोल्ड करने की बात करता है, वही सरदार पटेल जो नेहरू का इतना सम्मान करते थे। तो आज की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नेहरू पर इतना तंज क्यों कसती है कि नेहरू को डिमोलिश करने के लिए नो लॉ इज लॉ इनफ, किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। सरदार पटेल और नेहरू के बीच के मतभेदों को न कभी पटेल ने छुपाया, न कभी नेहरू ने छुपाया। जहां उन्हें लगता था कि हम नहीं चल पा रहे हैं, तो अपने मतभेदों को प्रकट करते थे। इस पुस्तक में वो लेख संकलित है जो नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के लिए सरदार पटेल ने लिखा था, और उसमें से एक हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं जरूर उन लोगों के लिए जिनको इस बात पर आपत्ति है कि साहब गांधी जी ने पटेल पर नेहरू को प्रेफरेंस देकर के बड़ा भारी अन्याय किया, बड़ी भारी गलती की, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैं पटेल के शब्द पढ़ रहा हूं। अतएव यह उचित ही था, नेहरू के बारे में कह रहे हैं, कि स्वातंत्र की उषा से पहले के गहन अंधकार में वे हमारी मार्गदर्शक ज्योति बने। मार्गदर्शक ज्योति, दिस इज द फ्रेज यूज्ड बाय पटेल फॉर जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। और स्वाधीनता मिलते ही जब भारत के आगे संकट पर संकट आ रहा हो, तब वे हमारे विश्वास की धुरी हों और हमारी जनता का नेतृत्व करें। ये उचित ही था। हमारे नए जीवन के पिछले 2 कठिन वर्षों में उन्होंने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है, उसे मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मतभेद थे, ओछापन नहीं था। इस तरह के रिश्ते को आज जिस तरह पेश किया जाता है, वो सचमुच बहुत दुखद है। आपका वैयक्तिक मत क्या है कि कौन है भारत माता? देखिए, इसमें वैयक्तिक मत का कोई सवाल ही नहीं है। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वही मेरा मत है। और वही नेहरू जी ने कहा था कि भारत हो या कोई भी देश हो, वहां की प्रकृति, वहां का पर्यावरण, वहां के पेड़ पौधे, नदी नाले, धरती, पहाड़, ये सब है, लेकिन अल्टीमेटली तो वहां की जनता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। तो मेरी भारत माता की धारणा यही है।